Let us go ahead now. Well, well, friends, so far we have studied about Greek historiography and Roman historiography. And we have seen that how Greek historiography has in fact emerged from the oral tradition. There used to be the people called logographers and they used to go from one place to another place. Logographers होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने गाने सुनाया करते थे. They used to sing their ballad songs. And those songs used to be generally mixture of myth and reality. There used to be stories inspired from the historical character, historical heroes, but there used to be a lot of mytholization. काफी दंत कथात्मक वो उनका लिखान हो जाता था. तो उसको दंत कथाओं से सेपरेट कर कर एक साइंटिफिक आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था ग्रीक ट्रेडिशन में हीरोडोटस, और उसके बारे में हमने पढ़ा. फिर थुसीडाइडस और फिर रोमन हिस्टोरियन के बारे में पढ़ा. रोमन हिस्टोरियन के बाद में हम लोग देखते हैं जो पीरियड है दुनिया में या यूरोप में, वो एक अंधकार का युग माना जाता है. दैट इज कंसिडर एज डार्क पीरियड एंड द रीजन बीइंग क्योंकि उस समय मनुष्य के मन पे सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा का बहुत प्रभाव था. और उसके कारण जब भी जहां पर भी अंधश्रद्धा होती है, जहां पर भी क्वेश्चनिंग नहीं होती है, वहां पर ज्ञान की निर्मित नहीं हो सकती. तो वहां पर ज्ञान की निर्मित नहीं हुई, इतिहास लेखन पीछे होते चला गया. लेकिन मध्यकाल में 7वीं सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके कारण इतिहास लेखन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने लगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आया, और वो था इस्लाम की शुरुआत. 7वीं सदी में मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम की शुरुआत की और इस इस्लाम धर्म को कई सारे अरब टोलियों ने कबूल कर लिया. उसके पहले क्या होता था, आमतौर पर ये अरब टोलियां जो होती थी, अरब काबिले जो होते थे, ये आपस में लड़कर अपनी बहुत सारी शक्ति गवा देते थे, बहुत सारी लोगों की जानें उसमें चली जाती थी. देयर यूज्ड टू बी लॉस ऑफ वेरी फिनोमिनल लॉस ऑफ लाइफ. लेकिन जब ये सारे अरब में इस्लाम फैल गया तो इस्लाम इट प्रीचेस ब्रदरहुड. जो भी इस्लाम का फॉलोअर है, जो भी मुस्लिम है, वो आपस में भाई भाई है. इस विचारों का प्रसार इस्लाम के अंदर होता है. तो ये जो अरब लोग थे जो सारे मुस्लिम बन गए, इन्होंने अपनी आपस का जो बैर था, अपनी आपस की जो दुश्मनी थी, उसको पीछे छोड़ दिया और ये एक साथ आ गए. उसके कारण क्या हो गया ना, अरब हैव बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट फोर्स. इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. और फिर उसके बाद में इन लोगों ने अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दी. अरब से शुरुआत होकर उन्होंने पर्शिया को जीता, फिर वहां यूरोप में स्पेन को जीता, फिर पूर्व की तरफ जाकर भारत को जीत लिया, अफगानिस्तान को जीता, भारत को जीता, तुर्किस्तान को जीता, वगैरह वगैरह. तो इस्लाम इस तरीके से जब तेजी से फैलने लगा तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो गई. और इस इस्लाम के ट्रेडिशन के कारण बहुत सारे इतिहास में इतिहास लेखन शुरू हो गया. इट हैज गिवन अ बूस्ट, सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द हिस्ट्री राइटिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, अरब हिस्टोग्राफी. So Arab historiography is like a bridge between the ancient historiography, that is Greek and Roman historiography, and modern historiography that emerged under the positivist school, under Ranke, under Marx. So ये जब विस्तृत स्वरूप में फैलने लगा तो इन दोनों के बीच को, दोनों को जोड़ने वाला अगर कोई इतिहास लेखन है तो वो है अरब इतिहास लेखन. तो जिस तरीके से विषयों के ऊपर इन्होंने लिखान किया, जिस तरीके से इतिहास की तरफ देखने का इनका दृष्टिकोण था, जिस तरीके से इतिहास लेखन की प्रक्रिया का विकास इन्होंने किया, दे हैव डेवलप्ड द साइंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. ये इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज क्रिएशन. ज्ञान निर्मित की जो प्रक्रिया है उसमें इन अरब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. तो अलग अलग तरीके का इतिहास जो अरबों ने लिखा, वो उन्होंने लिखा हिस्ट्रीज ऑफ सिंगल कंट्रीज अंडर मुस्लिम डोमिनेशन. जहां पर भी इस्लाम फैला वहां पर अलग अलग देशों का इतिहास इन्होंने लिखा. डायनास्टिक हिस्ट्री, किसी वंश का इतिहास उन्होंने लिखा. फिर सिटी क्रॉनिकल, किसी शहरों का इतिहास, शहर कैसे बनते गए. बायोग्राफीज लिखी. और ट्रैवल लिटरेचर, भी बहुत अरब इतिहासकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर लिखा है. और उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इंस्पिरेशन.
behind writing of this history. जैसे कि शुरू में मैं बता चुका हूँ कि अरब हिस्ट्री जो है that has emerged from the oral tradition, और उसके बाद में ये पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ, राइज ऑफ इस्लाम एंड यूनिफिकेशन ऑफ अरब. अरब लोग यूनाइटेड हो गए अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, एंड देन दे थॉट कि एज वी आर कॉन्करिंग वन कंट्री आफ्टर अनदर कंट्री, द Islam is spreading all over the world. Then we should keep a record of it, and that has given boost to the history writing. इस्लाम का प्रसार सब तरफ होने लगा है, अरबों का राज्य भी बढ़ने लगा है. तो ये जो काम हमने किए हैं, इसके आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन को हमारे बारे में जानकारी हो, ये एक प्रेरणादायी विचार थे जिसने कि इतिहास लेखन को प्रभावित किया. जिस तरीके से रोमन इतिहासकारों को भी उन रोमन का राज्य जब बढ़ने लगा था, रोमन साम्राज्य का जब एक्सपेंशन होने लगा था, उस समय रोमन इतिहासकारों को लगा कि जरूर आने वाली जनरेशन को हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए. एंड दैट हैज बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इंस्पिरेशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. एंड सेम थिंग हैपेंड इन अरब आल्सो. Expansion of Islam and building of empire. This point I have already covered. Islam has spread from West Asia, North Africa, and Spain. So as the building of empire was inspiration for Rome, building of empire was inspiration for Arab history writing as well. Well, जब when Islam started spreading and Arab started conquering countries after country, they conquered Persia. पर्शिया को अरब लोगों ने जीत लिया, एंड पर्शियन दे हैड अ वेरी हाईली डेवलप्ड कल्चर बिफोर द कमिंग ऑफ द इस्लाम एज वेल. सो देयर दिस अरब दे कम अक्रॉस अ बुक, दे केम अक्रॉस अ बुक, एक किताब उनको मिली. अरब पर्शियन भाषा से उनका परिचय हुआ. फारसी भाषा जो है काफी रीच है, पारसी लिटरेचर भी काफी रीच था. द वे पारसी, द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन पारसी इज कंसीडर्ड एज अ वेरी रीच. इसलिए बाद में हम लोग देखते हैं कि जब इस्लाम का राज्य हिंदुस्तान में शुरू हो गया, सल्तनत बनी और मुगलों का राज्य आया बाद में, तो आमतौर पर इट वाज नॉट अरबी लैंग्वेज बट इट वाज फारसी लैंग्वेज, इट वाज अ कोड लैंग्वेज. लॉट ऑफ लिटरेचर वाज रिटन इन फारसी लैंग्वेज बिकॉज फारसी लैंग्वेज इज वेरी रिच एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर पोएट्री. आजकल जो उर्दू की शेर व शायरी हम लोग सुनते हैं, जो कि काफी मन को टच कर जाती है, उसमें बहुत सारा प्रभाव इस पर्शियन पोएट्री का होता है. So these people, when they conquered Persia, they come across the number of literature, and one of it was a very important book called Khudai Namak. Khudai Namak is a book of 100 kings, and that gives information about the 100 important kings that were there in Persia. And this book was translated in Arabic language, and when the Arab people, when they read that this book giving information about the 100 important king of Persia, they thought that as Persian people have maintained the record of the doings of their king, अपने राजाओं के बारे में उन्होंने इतिहास लिख के रखा है, why not we should write. And then they also started writing the history. So coming rise of Islam and the coming of Arab people together, that saved their energy, was one of the important reason. Spread of Islam was another important reason. Influence of Persia is a third important reason, which has given significant boost to the history writing. Then एक और बात है जिसने अरब इतिहास लेखन को एक तरीके से प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, वो है कॉमन क्रोनोलॉजी. कि देखिए, जब मोहम्मद पैगंबर किसी कारण से जब मक्का से मदीने चले गए, when मोहम्मद पैगंबर है माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, that event, that journey is considered as the beginning of the new calendar, जिसको हिजरे ईरा बोला जाता है, जो कि आमतौर पर सारे मुस्लिम इतिहासकार यूज करते हैं, सारे अरब इतिहासकार यूज करते हैं. तो एक ही ईरा अगर आप यूज करते हैं, एक ही कैलेंडर आप अगर यूज करते हैं, तो इट बिकम्स इजी टू कनेक्ट द इवेंट टू ईच अदर. आपको इवेंट्स को कनेक्ट करना और इतिहास को एक अच्छे रूप में लोगों के सामने रखना आसान होगा. आपको अगर ये पता चला कि किंग ए वॉज देयर और किंग ए के 20 साल बाद किंग बी हैज बिकम अ किंग, एंड सो यू कैन कनेक्ट इट कि किंग ए कब राजा बना, ये अगर आपको जानकारी मिलती है, तो किंग बी कब राजा बना ये आपको पता चल जाएगा. यू हैव टू जस्ट ऐड 20 years. लेकिन अगर ये दोनों राजाओं के बारे में जानकारी अगर दोनों अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से रखी हुई है, तो फिर आपको काफी उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी और काफी जो इंफॉर्मेशन है वो लूज हो जाती है. तो एक ही कैलेंडर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आमतौर पर हम लोग अभी जो कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर बोला जाता है, जो जिसकी शुरुआत ग्रीक लोगों ने की थी, और आमतौर पर इसको
यूरोप के लोगों ने स्वीकृत किया और फिर यूरोप के लोगों से हम लोगों ने स्वीकृत किया। तो आज 7 अप्रैल, मतलब 7 अप्रैल सबको पता चलेगा, अप्रैल की 7 तारीख, और यू विल नॉट बी हैविंग एनी कंफ्यूजन। लेकिन इसको अगर कोई हम हिजरे ईरा में कन्वर्ट करता है, कोई अगर शक ईरा जो कि हिंदुस्तान में लोग यूज करते थे पहले, उसमें कन्वर्ट करता है, तो फिर हम लोगों को कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, वो जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो एज ऑल द मुस्लिम हिस्टोरियन, they have used only one single era, Hijra era. The writing of history and understanding of history and connecting of the events became easier. Next, जो reason बना, which has given encouragement to the rise of the historiography among the Arab, history writing की प्रक्रिया को अरब लोगों में एक प्रोत्साहित करने वाली जो संकल्पना है, वो है खिलाफत और खलीफा की। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद में जो इस्लाम के फॉलोअर्स के जो नेता बने, राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता दोनों, इस्लाम में राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता, ये दिस इज अ कंबाइंड ऑफिस। सो खलीफा वाज कंसिडर एज अ पॉलिटिकल एज वेल एज द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान के मुस्लिम हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन सबका मुखिया, उन सबका प्रमुख माना जाता था खलीफा, राजनीतिक और धार्मिक दोनों बातों में। तो और ये भी माना जाता था कि सारी दुनिया की जो मुस्लिम की एम्पायर है, जहां जहां भी मुसलमानों का राज्य है, वो सब खलीफा का राज्य है। एंड ऑल दोस किंग्स ऑफ दोस डिफरेंट एरिया, दे आर रूलिंग एज अ डेप्यूटी ऑफ खलीफा। खलीफा ने उनको नियुक्त किया है इस्लाम के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ इस्लाम, टू रूल ओवर ओवर द पीपल, टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स। तो ये जो संकल्पना थी, ये जो भावना थी, कि हम जितने भी मुस्लिम हैं एक ही खलीफा के सिटीजन है, वी आर द सिटीजन ऑफ वन खलीफा। एंड वो जो राज्य था, कभी वो वास्तव में था, कभी वो केवल आइडियाज में था, संकल्प में था, उसको खिलाफत बोला जाता है। तो ये जो खिलाफत की संकल्पना थी कि हम सारे मुस्लिम एक ही राज्य के सिटीजन हैं, इट हैज गिवन अ काइंड ऑफ यूनिटी, साइकोलॉजिकल यूनिटी टू द मुस्लिम्स। एंड इट हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड द हिस्ट्री राइटिंग इन अ वे, क्योंकि अगर कोई अरब का भी मुस्लिम है और हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का राज्य है, तो उसको लगता था ये राज्य अपना ही है, दिस इज अ किंगडम ऑफ इस्लाम, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट किंगडम, उसके बारे में भी उसकी क्यूरियोसिटी होती थी। तो इसलिए वो जानने की कोशिश जरूर करता था, यहाँ ट्रैवल करने की कोशिश करता था, जैसे कि इब्न बटूता बाद में आया। और उस तरीके से हिंदुस्तान में भी जो सल्तनत बनी थी, उनको भी ये लगता था कि हम तो खली वो राजाओं को, या फिर जो मुस्लिम प्रजा होती थी, उनको ये जरूर लगता था, कहीं ना कहीं सबको नहीं भी लगता होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट दैट कंसेप्ट वाज डेफिनेटली देयर कि वी आर अ सिटीजन ऑफ खलीफा। और उस दृष्टिकोण से भी वो, हमने जो किया है, वॉट एवर अचीवमेंट्स दे हैव मेड इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेर एवर देर इज अ किंगडम ऑफ इस्लाम, दे had a tendency to record it and report it। उसको लिखकर रिपोर्ट करने की कोशिश करते थे और कनेक्ट करने की भी कोशिश करते थे। जैसे कि मान लीजिए मुगलों का इतिहास जो शुरू होता है यहाँ पर, वो केवल बाबर से शुरू नहीं होता है, इट डजंट स्टार्ट विद बाबर, it tries to go back and try to connect it with the beginning of Islam। तो ये जो संकल्पना थी कि सारे मुस्लिम एक ही खिलाफत के सिटीजन है, सारे मुस्लिम खलीफा के सिटीजन है, this has also promoted a kind of unity among the Muslim, as well as it has also encouraged them to read the history of Muslim staying in another region, as well as write a history for those Muslims who are staying in another region. That is the reason the historian in India in medieval period will refer to the history of Persia, will refer to the history of Arab, will refer to the history of Prophet Muhammad. And this has created a kind of psychology of writing more and more history, so that you can keep a record for your brethren, you can keep a record for your फेलो रिलीजन, आपके जो मुस्लिम फॉलोअर है, मुस्लिम भाई है आपके, उनके लिए आपको रिकॉर्ड रखना है, उनके उनके लिए आपको जानकारी भेजनी है। यू मस्ट सेंड इंफॉर्मेशन और प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। ये एक संकल्पना थी। खलीफा, आमतौर पर ज्यादातर खलीफा, दे यूज टू इनकरेज द नॉलेज क्रिएशन। जैसे जैसे इस्लाम का राज्य फैलने लगा, तो खलीफा बगदाद, जहां पर खलीफा रहते थे, दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। और फिर वो जहां जहां अपनी आर्मी भेजते थे, या फिर आर्मी कोई तुर्कों की होती थी, कोई अफगान की होती थी, उनको अगर वो चाहे तो अपना एक लेटर, सैंक्शन लेटर भेज देते थे कि ओके फाइन, यू आर फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ खलीफा, आप एक खलीफा के लिए लड़ रहे हो। और उससे क्या होता था, एक सॉलिडेरिटी, एक यूनिटी मुसलमानों में आ जाती थी। तो जहां जहां भी ये अरबों का राज्य फैला, तो खलीफा ने आमतौर पर, बहुत सारे खलीफा ने कोशिश की कि वहां पर
in that country which is recently conquered by the Arab, if there is any knowledge text, वहां पर अगर कोई ऐसी टेक्स्ट है, कोई किताब है जिसमें ज्ञान है, उस किताब को बगदाद में लाया जाता था और उसको कोशिश की जाती थी कि उसको ट्रांसलेट किया जाए अरबी भाषा में। और इन सारे किताबों को जमा कर कर ट्रांसलेशन करने का जो काम था, उसके लिए बगदाद में खलीफा ने एक हाउस ऑफ विजडम बना रखा था। दे मेड अ हाउस ऑफ विजडम वेयर ऑल दोज मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू बी कलेक्टेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, and the attempt was made to translate it into अरबी, as well as अरबी भाषाओं के जो ग्रंथ थे, अरबी भाषाओं के जो टेक्स्ट थी, उसको अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाती थी, और अलग अलग भाषाओं के जानकार भी वहां रहते थे। तो ये जो इंकरेजमेंट थी खलीफा की तरफ से कि आप अलग अलग भाषा में जो ज्ञान है उसको जरूर सीखने की कोशिश कीजिए, दैट हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड अ नॉलेज क्रिएशन। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है पहले भी ग्रीक के पास में, कि ग्रीक संस्कृति में उस समय इतिहास लेखन काफी ज्यादा लिखा जाने लगा, जिस समय बाकी के सारे ज्ञान परंपरा में भी विकास होने लगा था। मेडिसिन में भी विकास होने लगा था, साइंस में भी विकास होने लगा था, लिटरेचर में भी विकास होने लगा था, and all those branches of knowledge, philosophy, very significant contribution Greek have. So all those branches of knowledge, they started growing together, and so history also started growing together. And that is what happened in case of Arab also. As they started translating the manuscript of different languages into Arabian languages, it has also prompted them to write the history in a better manner. I hope you are understanding. Is it a bit complex and critical? If you feel it is complex, you can put a question into the question box, chat box, and we will discuss this later. Well, मुसलमानों में एक परंपरा होती है हज जाने की। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड वन ऑफ द पिलर इज हज। जीवन में एक बार हमें हज करना चाहिए, ऐसे मुसलमानों के मन में एक भावना होती है। एंड दिस, ये जो फीलिंग थी या फिर ये जो परंपरा थी कि जीवन में एक बार हमको हज जाना चाहिए, मक्का मदीना जाना चाहिए, हम सब लोगों को पता है, वी जनरली नो दिस। वो दैट प्रैक्टिस हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि देखिए उस समय हज जाना कोई आसान बात नहीं थी। यातायात के साधन उतने अच्छे से विकसित नहीं थे। आपको जमीन के मार्ग से घोड़े पर बैठकर, ऊंटों पे बैठकर, जहाज से काफी जर्नी करनी पड़ती थी, जिसमें काफी रिस्क थी। कभी आपकी उसमें मृत्यु भी हो जाती थी, कभी लूटमार भी होती थी, कभी कोई तूफान आ जाता था। तो एक बार एक व्यक्ति अगर बहुत दूर से, मान लीजिए हिंदुस्तान से हज पे गया है, तो कोई जरूरी नहीं था कि वो वापस लौट आए। इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हज आमतौर पर लोग उस समय जाते थे कि जब उनकी उम्र थोड़ी ढलने लगती थी। और उस एज में इतनी जर्नी करना और वापस आना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो जब आदमी हज के लिए जाता था, तो उसको कई बार ये हो सकता था कि कई सारे देशों से गुजर कर जाना पड़े। तो अलग अलग देशों के लोगों के साथ में उनका मिलना जुलना होता था, अलग अलग जगहों पर वो रुकते थे, अलग अलग तरीके का खान पान खाते थे। और जब वापस आते थे तो अपने साथ में बहुत सारा अनुभव लेके आते थे। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप अगर हिंदुस्तान से निकलकर जमीन के रास्ते, यहाँ से मान लीजिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से लेकर आप अगर अरब जाते हैं जमीन के रास्ते, वो भी ऊंट और घोड़े के सहारे से, तो हो सकता है जाने आने में आपको 1 साल 2 साल लग जाए। तो इतना बड़ा जो अनुभव रहता था, लोग उसको लिख कर रखने की कोशिश करते थे, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ में शेयर करते थे, और अपना जो अनुभव है उसको जब लिखने की कोशिश की गई, वही हिस्ट्री बन गया। और जब केवल फिर लोगों ने ये भी सोचा कि भाई केवल हज क्यों जाया जाए, हमें तो यात्रा करने में भी बड़ा मजा आ रहा है, तो चलिए हज तो हो गया, अभी कहीं और जाते हैं। लोग चाइना भी जाने लगे। तो इस तरीके का जो जर्नी कर कर अपना जो ट्रैवलॉग जिसको कहते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस, अपनी यात्रा का वर्णन लिख के रखने की एक परंपरा अरब लोगों में शुरू हो गई। और अरब लोगों से लेकर बाद में ये दुनिया भर के मुसलमानों में भी फैलने लगी। एंड दैट इज द रीजन वी फाइंड दैट कि अरब हिस्टोग्राफी जो है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट contribution of Arab historiography is travel writing, and one of the important reason that prompted this travel is Hajj. दूसरी बात यह है कि अरब एक ऐसा रीजन है, अरब इज रीजन विच इज नॉट वेरी फर्टाइल, जहां पर फर्टिलिटी बहुत कम है, वहां खेती बाड़ी बहुत कम होती है। तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अरब लोगों ने क्या किया, व्यापार के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करना शुरू किया। दे स्टार्टेड कंसंट्रेशन ऑन ट्रेड।
और जब ट्रेड में व्हेन दे स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग दे बिकम अ वेरी एक्सपर्ट ट्रेडर, उनको पता चलने लगा कौन सी चीज कहाँ पर सस्ती मिलती है और किस सीजन में सस्ती मिलती है, और हम उसको ज्यादा मात्रा में कम पैसे देकर खरीद सकते हैं, और इन चीजों की डिमांड किस सीजन में बढ़ती है और कहाँ पर बढ़ती है, वहां ले जाके हम अगर बेचेंगे तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द ट्रेड, सो दे बिकम मास्टर इन द टेक्निक ऑफ ट्रेड। फिर समुद्र के मार्ग से वो लोग व्यापार करने लगे, तो वो अच्छे नेवल पावर नाविक भी बन गए, दे वेर गुड एट सी। और जब ये व्यापार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दूर दूर तक जाने लगे, समुद्र के मार्ग से जाने लगे, जमीन से जाने लगे, तो उस समय भी उनको लगा कि जब हम अलग अलग देश देखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों को देखते हैं, तो क्यों ना हम भी अपना रिकॉर्ड लिख के रखे। एंड दिस ट्रेड डन बाय अरब हैड आल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द यू नो to this travelogue or to this history writing. So different region का जो trade था, different region का जो experience उनका था, so that they started writing, recording, and this has become an important contribution. फिर next बात आती है कि देखिए उस समय थर्ड फोर्थ सेंचुरी में एंड इवन लेटर ऑन आल्सो क्रिश्चियनिटी जो है उसमें एक जिसको हम लोग कहते हैं ना सेलिबेसी और रिनाउंसिएशन। सिलेबसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, आप शादी ब्याह नहीं मत कीजिए, ब्रह्मचारी रहिए, सेलिबेसी सेलिब्रेट रहिए, एंड देन आप सन्यासी रहिए। तो इस तरीके के विचारों का प्रभाव क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों पर भी है। हिंदू हिंदू परंपरा में भी हम लोगों को बहुत ब्रह्मचारी सन्यासी मिलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क भी बहुत सारे मिलते हैं जो कि शादी नहीं करते और इसको अच्छा माना जाता है। But Islam in general, they have never encouraged this celibacy, they have never encouraged this renunciation। सन्यासी के जीवन को उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया है। इस्लाम में जो सूफीज होते हैं उसमें से जरूर कुछ लोग सन्यासी रह जाते हैं, शादी विवाह नहीं करते हैं, लेकिन आमतौर पर उसको कोई बहुत इंकरेजमेंट नहीं किया गया है। ऑन द अदर हैंड इस्लाम टीचेस यू दैट दिस वर्ल्ड, ये सारी दुनिया जो है ये भी आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण है। दिस वर्ल्ड टेम्परल लाइफ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में जिसको कहते हैं लौकिक जीवन, आपका घर परिवार धन संपत्ति, इसको अगर आप नैतिक दृष्टिकोण से जिसको हम कहते हैं ना जो हराम नहीं है उसको मत कीजिए, लेकिन जो जो कबूल है आपके पुराने ट्रेडिशन से, उस हिसाब से आप अगर रहेंगे तो वो कोई गुनाह नहीं है। दैट इज नॉट बैड थिंग टू डू। तो इस तरीके का जो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ जो था उसको भी इस्लाम इंकरेज करता है, उसको भी इस्लामिक ट्रेडिशन इंकरेज करती है, एंड दैट हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड द पीपल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे हैव डन इन दिस लाइफ, एंड दैट हैज आल्सो प्रॉम्प्टेड टू राइट हिस्ट्री। संन्यास का अगर महत्व रहता है तो फिर इस जीवन में जो करते हैं उसका महत्व हमें कम लगता है। जैसे कि हिंदू परंपरा में शंकराचार्य थे, उनका एक मायावाद है, वो कहते हैं कि सारी दुनिया जो है दैट इज अ माया, इल्यूशन है, वो दैट इज नॉट रियल, द रियल इज ब्रह्मा। अगर सारा जीवन ही माया है, इल्यूशन है, तो इस माया वाले जीवन में आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता। तो आपके अगर विचार इस तरीके से सन्यासी के विचारों से प्रभावित अगर है तो हो सकता है आप इस जीवन को ज्यादा महत्व नहीं देंगे और इस जीवन में आपने क्या महत्वपूर्ण काम किया है उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखेंगे। लेकिन इस्लाम की परंपरा में सन्यासी के जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा है। व्हाट यू डू इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट एज सो एट द सेम टाइम व्हाट यू डू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट हैज आल्सो बिकेम सब्सिक्वेंटली इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज दैट इज व्हाट प्रॉम्प्टेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। वेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम में एक ही पवित्र ग्रंथ है, वो है कुरान। तो जो भी मुस्लिम बनता है टेक्निकली स्पीकिंग उसको कुरान पढ़ना कुरान समझना उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो जहां जहां भी इस्लाम धर्म फैलने लगा वहां ये अरबी भाषा में कुरान जाने लगा, लोग उसको पढ़ने लगे समझने लगे, अरबी भाषा लोगों ने सीखी कुरान पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ ना, जितने भी मुस्लिम थे उनमें ये एक कुरानिक भाषा, जिस तरीके से कुरान में भाषा को प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से अरबी बोली जाती है, वो सारे मुसलमानों में फैलने लगी। एंड देन दिस मुस्लिम हैव डेवलप अ काइंड ऑफ
सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए हर भाषा अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करती है। मैं आप समझ जाते होंगे व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है। आप केरल की भाषा सुन लीजिए या फिर पंजाब की भाषा सुन लीजिए, दोनों में आपको बहुत अलग अलग अंतर आएंगे। लेकिन ये कुरान के प्रसार के कारण क्या हो गया ना, अरब लोगों में शुरू में, क्योंकि सारे अरब जब मुस्लिम बन गए शुरू में उनमें, और बाद में जहां जहां भी इस्लाम फैलने लगा, दे ऑल बिकेम फैमिलियर विथ कुरान फर्स्ट एंड देन दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन द सिमिलर काइंड ऑफ लैंग्वेज। सो दिस एक्सप्रेशन, not exactly, but it had some similarity. So this similarity has also prompted a kind of history writing. क्योंकि उससे क्या हो गया कि अरबी में अफगानिस्तान में रहने वाला व्यक्ति क्या लिखता है और बगदाद में रहने वाला व्यक्ति क्या लिखता है, दोनों को एक दूसरे को समझना आसान हो गया, बिकॉज द वे ऑफ एक्सप्रेशन बिकेम सिमिलर। अरबी भाषा में हिंदुस्तान का व्यक्ति क्या लिखता है और एक अरब का व्यक्ति क्या लिखता है, दोनों में भी समानता कुछ नजर आने लगी, बिकॉज दे बोथ स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, बिकॉज दे बोथ लर्न कुरान। दोनों को भी कुरान आती थी क्योंकि दोनों मुस्लिम थे। दोनों अरबी किस तरीके से प्रोनाउंस की जाती है, दोनों को भी फैमिलियरिटी थी। फर्क तो जरूर पड़ता है थोड़ा बहुत, अरबी भाषा अरब में जिस तरीके से वो लोग प्रोनाउंस करते होंगे, हो सकता है हिंदुस्तान में प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंजेस जरूर आ जाते होंगे। But nevertheless, then attempt was made to bring this uniformity of the language, and this uniformity of language has also prompted history writing, because now knowledge exchange becomes easier. नॉलेज का जब तक एक्सचेंज नहीं होता, जब तक ज्ञान हम लोग एक दूसरे के साथ में बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते, तब तक नॉलेज क्रिएशन भी नहीं होता है। सो दिस सैक्रोसेंट नेचर ऑफ कुरान, कुरान की जो भाषा थी उसको पवित्र भी माना जाने लगा, और ये भी माना जाने लगा कि ये जिस तरीके से प्रोनाउंस की जाती है वो एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न होना चाहिए, उसके साथ में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कुरान, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अरेबिक लैंग्वेज हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द history writing. So these are the important reason behind the history writing. आपको कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? तो मुझे बताइए, if there is any doubt you can unmute yourself, otherwise we will go to the next topic, that is ये दो तीन जो उनके महत्वपूर्ण अकाउंट है, दो तीन जो उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ द अरब हिस्ट्री राइटिंग। कौन कौन महत्वपूर्ण अरब हिस्टोरियन थे, आज शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो थी अरब हिस्ट्री में वो जरूर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अरब लोगों ने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथ अरबी भाषा में ट्रांसलेट किए, अरब लोगों ने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथ पढ़े, अरब लोगों ने अपनी एम्पायर काफी एक्सपांड की, इस्लाम को बहुत दूर दूर तक फैलाया, और ये जो सारा एक्सपीरियंस था, ये जो सारा अनुभव था, उसके कारण क्या हो गया ना, दे हैव डेवलप अ काइंड ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड। और क्रिटिकल एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो भी साधन उनके सामने आता है उसको वो स्टडी करते थे, गंभीरता से स्टडी करते थे, और इसी के कारण दे हैव डेवलप अ काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दे हैव रिटन अ हिस्ट्री आफ्टर द मेटिकुलस सर्वे ऑफ सोर्सेस। और उसमें इस ज्ञान परंपरा में ये जो इतिहास लिखने का जो तरीका था, इसमें जो एक तरीका उन्होंने डेवलप किया उसको कहा जाता है इस्नाद। सो व्हाट इज इस्नाद? इस्नाद इज trying to trace the origin of the information. Now, what does that mean? For example, if this is a book, and in this book, if I got some say this is a book Al-Biruni, वो लिखता है वो गीता के बारे में, मतलब क्या, भगवत गीता हिंदी है तो में जाके नाम के और उस भगवत गीता को ज्यादा मानते हैं। इसको कहते हैं इस्नाद। इस्नाद मींस आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने ये जानकारी कहाँ से ली,
अल्बेरुनी की जानकारी सही है क्या, ये साधन मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। एक एक जानकारी हमें इस किताब से मिलती है, उसको मैं उसने कहाँ से ली, अल्बेरुनी ने कहाँ से ली, उसको ढूंढूंगा। अगर उससे मेरा समाधान नहीं होता है तो मैं उस व्यक्ति ने कहाँ से ली उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए भगवत गीता महाभारत में कहाँ से आई, हो सकता है ये मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, कब आई, उसके ऊपर कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, भगवत गीता किसी और ग्रंथ का पार्ट थी क्या और बाद में उसको महाभारत में डाला गया, ये भी हो सकता है ना, उसको भी मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो इसको कहते हैं इस्नाद। इस्नाद मीन्स starting from your source, you are going backward and backward and backward and trying to locate the source to the extent possible। मान लीजिए ये तो मैंने महाभारत और भगवत गीता के बारे में जानकारी आपको दी। कोई दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर हम आप थर्ड सेमिस्टर में जाके मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे, मराठा हिस्ट्री में एक जानकारी जो है वो है कि छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की जो भेंट हुई थी, उसमें सबसे पहला वार किसने किया था, अफजल खान ने किया था या शिवाजी ने किया था, इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। मराठा इतिहासकार आमतौर पर कहते हैं कि अफजल खान ने पहला वार किया था और शिवाजी ने अपने आप को बचाने के लिए वार किया और अफजल खान को मार डाला। जो मुगल इतिहासकार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, शिवाजी बहुत क्लेवर था, बहुत चालाक था और उसने अफजल खान को बुलाया धोखे से और धोखे से उसको मार डाला। अब दोनों अलग अलग बातें हैं, तो ये तो हमें जानकारी मिली। मान लीजिए मैंने एक मराठा हिस्ट्री की एक किताब ली और उसमें उस इतिहासकार ने, उस लेखक ने दोनों बातें लिखी है। अब मुझे इस्नाद करना है तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा कि उसने कौन सी किताब से जानकारी ली, उसने जिन मराठा इतिहासकारों की किताबों से जानकारी ली, फिर मैं उनकी किताबें निकालूंगा और फिर मैं उसमें ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कहां से उनको पता चला कि भाई शिवाजी ने पहला वार नहीं किया था, अफजल खान ने पहला वार किया था। फिर मैं मुगलों के इतिहासकारों की भी किताबें ढूंढूंगा और उसमें से जानने की कोशिश करूंगा कि कहां से उनको पता चला कि अफजल खान ने नहीं, शिवाजी ने पहला वार किया था। फिर उस किताब में किसी और किताब का रेफरेंस दिया होगा, उस किताब को जाके ढूंढूंगा। ऐसे करते करते मैं पीछे 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 जाते जाते इस तरफ से मैं उस लेखक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा कि जो एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी और अफजल खान की भेंट के समय वहां था क्या, कोई आई विटनेस कोई था क्या, जिसने वो घटना देखी है क्या। जिसने वो घटना देखी है उसने अगर लिखी होगी, हो सकता है उसका लिखान किसी और ने कोट किया, फिर उसको किसी और ने कोट किया, तो इसको कहते हैं इस्नाद। यू गो बैकवर्ड, like we have started our journey from the episode of Shivaji and Abdul Khan. From that, we have gone to another writer, then to another writer, and then to another writer, and then we have tried to reach to the person who was actual eyewitness to the historical event. इसको कहते हैं इस्नाद। तो ये एक अरब इतिहास लेखन की बहुत महत्वपूर्ण देन है। It is a very important contribution of the Arab historian that they have made us familiar with this term called isnad, which is nothing but going backward, and trying to locate the source of information. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब हिस्टोरियन इज ट्रैवल अकाउंट। अरब लोगों ने बहुत ट्रैवल अकाउंट लिखे हैं। इब्न बतूता के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके उसके कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि हज करने का जो उनका प्रक्रिया, हज करने के जो एक परंपरा थी, वो परंपरा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर अरब लोगों ने ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करते थे, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन दैट दे हैव रिटन देयर ट्रैवल और दे हैव रिटन देयर अकाउंट ऑफ द ट्रैवल। फिर उसके बाद में अरब हिस्टोग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो है इब्न खल्दून की राइटिंग। इब्न खल्दून की राइटिंग के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए इब्न खल्दून की किताब जो है मुकदमा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये इब्न खल्दून के ऊपर किताब लिखी है एक। तो ये जो मुकदमा है इसमें बहुत सारी बातें इब्न खल्दून ने कही है जो कि बहुत ही इनोवेटिव मानी जाती थी। लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इब्न खल्दून की ये जो उस समय 13-14 सेंचुरी में लिखी हुई किताब है, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ही मॉडर्न बातें करता है। ही राइट्स लाइक अ 20th सेंचुरी हिस्टोरियन एंड देयर आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो उसका जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है उसकी दो तीन बातें मैं करता हूं बिफोर वी फिनिश टुडेस क्लास। उसने लिखा है साइंस ऑफ कल्चर। साइंस ऑफ कल्चर मतलब क्या, कल्चर का, संस्कृति का विकास किस तरीके से होता है, इसके बारे में उसने लिखा है। एनवायरमेंट का प्रभाव मनुष्य के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है।
तो जब कल्चर का जब विकास होता है तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटरी टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। संस्कृति के विकास में 4 महत्वपूर्ण बातें होती है। एक तो होता है मटेरियल नीड, जोग्राफिकल सिचुएशन, ये कल्चर को प्रभावित करता है। दूसरी बात होती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वहां पर राजनीति किस तरीके से है, किस तरीके राजा है या डेमोक्रेसी है वगैरह वगैरह, वो भी उस तरीके वहां की संस्कृति को विकसित करेगा। तीसरी बात है मोरल इक्विपमेंट्स। मोरल इक्विपमेंट मतलब क्या, उस समाज के लोगों की मोरलिटी, मोरल धारणाएं, ये भी एक संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और बाद में होता है फिक्सेशन ऑफ ह्यूमन गोल। अगर वहां के लोगों का एक साथ मिलकर कोई गोल ही ना हो, अगर हम हिंदुस्तान के लोग एक साथ मिलकर नहीं सोचेंगे कि हमको हिंदुस्तान को एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो फिर हमारा विकास नहीं होगा, हमारा कल्चर उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। भले ही हमारे यहाँ पर जोग्राफिकल जो जोग्राफी ने, मटेरियल ने, जो जो प्रकृति ने जो बातें हमें दी है वो काफी अवेलेबल है, बट until unless you have a common goal we will not be developing culturally। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे तो भी नहीं होगा, मोरल इक्विपमेंट, मोरल वैल्यूज अगर नहीं रहेंगी तो भी हमारा विकास प्रभावित होगा, और कोई गोल नहीं होगा तो भी विकास प्रभावित होगा। सो यू नो दिस इज व्हाट ही टॉक्स एज अ साइंस ऑफ कल्चर। ये मैंने शॉर्ट में बताया, जब हम इब्न खल्दून के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में फिर हम थोड़ा और विस्तार में जाएंगे। तो ये जनरल बैकग्राउंड मैंने आज आपको बता दिया कि भाई किस किस कारण से, व्हाट वर द रीजन दैट अरब हिस्टोग्राफी हैव स्टार्टेड, अरब लोगों ने इतिहास लेखन की शुरुआत की। जैसे इस्लाम का उदय था, अरबों का जो एक साथ आना ये था, पर्शियन हिस्ट्री का प्रभाव था, हज जाने की जो उनमें परंपरा थी वो एक इम्पोर्टेंट कारण था, ट्रेडिंग वो लोग करते थे वो एक इम्पोर्टेंट कारण था, जो खलीफा और खिलाफत की जो संकल्पना थी वो भी कारण था। ऑल दिस वेर द रीजन बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ द अरब हिस्टोग्राफी। और उसके बाद में फिर जो अरब हिस्टोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे, मेटिकुलस सर्वे, इस्नाद वो लोग करते, वो मैंने आपको बताया। ट्रैवल अकाउंट, उनके अलग अलग क्यूब, ट्रैवल अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, very important contribution of the Arab historiography, and they have also produced great philosopher such as Ibn Khaldun and all. So this is we are stopping here for today, and in the next class we will take a survey of the Arab history writing. Just a minute, I will stop sharing and then I will stop recording also. Well, today.